सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर थर्ड पार्ट बी से कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सोर्स बुक हमारी रहेगी डीके गोयल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कल हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो उसी के साथ आज हम चैप्टर नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर थर्ड को डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है स्टडी मटेरियल आपको वहाँ अवेलेबल होगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड में कुछ बेसिक सी बातें मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, जैसे कि सर्कुलर नंबर academic 43 2013 dated 2nd of July 2013 issued by CBSE. Following items will not be given in the CBSE board examination in the chapters on comparative statements, common size statements, रेशो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं आने वाले हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास जो नहीं आएंगे, सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड से देखते हैं बैलेंस शीट की, जो एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में। तो पहला एलिमेंट रहेगा हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, दूसरा रहेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा रहेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, other long term liabilities, for example premium payable on redemption of debenture etc. on the asset side अगर हम बात करें तो एसेट साइड से हमारी कौन कौन सी हेडिंग डिस्कस नहीं होंगी क्वेश्चंस के दौरान, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के दौरान? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, अदर नॉन करंट एसेट्स लाइक अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 month maturity. These are those elements which are not to be given in the practical examination, like comparative statement, common size statement, cash flow statement and ratio analysis chapters. लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 से हमसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग टू इनके मेजर हेड और सब हेड का क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। जैसे कि हमसे पूछ लें कि बताइए इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मेजर हेड और सब हेड क्या है, तो इसका मेजर हेड हमारे लिए रहेगा नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं, और फिक्स एसेट्स में ये अपने आप में एक सब हेड है जिसमें हम दिखाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन से चैप्टर 1 में पूछा जा सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ और चैप्टर नंबर सिक्स्थ में इनसे रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा नोट इसमें साथ में हमने रखा है, preliminary expenses and amortization expenses such as share issue expense, underwriting commission will not be given an examination in any of the above mentioned chapters, and also patents, copyrights, contingent liabilities and commitments will not be evaluated. ये भी हमारे जो है इन चैप्टर्स में इवेल्युएशन के पर्पज से नहीं आने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, और उस टूल्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे पास 7 टूल्स हमने देखे थे। एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक ट्रेंड एनालिसिस, एक अकाउंटिंग रेशियो, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है हम करते क्यों है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उनका एनालिसिस हम करते क्यों है? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है बेसिकली एब्सोल्यूट फिगर से भरी हुई होती है, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अपने आप से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ना तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में कुछ बताती, ना लिक्विडिटी के बारे में कुछ बताती, ना फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में बताती, और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो नॉट रेडिली अंडरस्टैंडेबल टू देयर यूजर्स, और ना ही ये यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। तो इस सब पर्पज को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एनालाइज्ड टू प्रेजेंट देम इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ताकि हम इनको सिंपलेस्ट और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, सो दैट अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्ली, ताकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो भी इनको देखकर, इनको एनालाइज करके, इनको पढ़कर एक यूजफुल रिजल्ट जो है ना वो निकाल सके। इसलिए हम इनको एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के लिए हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के टूल्स इंप्लॉयड किए गए हैं
उनमें हमने ये नाम पढ़े कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड अकाउंटिंग कैश फंड फ्लो और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, जिसमें से हम आज के चैप्टर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इनके मीनिंग को एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जो कि हालांकि मैंने कल भी डिस्कस किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं मीनिंग क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बात की थी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा ईयर्स के फिगर्स को साइड बाय साइड रख के हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसीलिए इनको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। सेकंड, in such a statement figures and of production revenues from operation expenses profits etc are put side by side to draw conclusions about the profitability and financial health of the business। ये पर्पज होता है कि हम फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इसके बारे में जान पाए। थर्ड वन, it also indicates the trends of change as well as strong points and weak points of the enterprise, and that's why they are also called as dynamic analysis, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा ईयर्स के डाटा को हम कंपेयर करते हैं, तो इसलिए ये जो है क्या कहलाता है, डायनेमिक एनालिसिस भी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में यदि बात करें तो हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जिनमें कि हम जो वेरियस फिगर्स ऑफ द स्टेटमेंट होते हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं टू द सेम कॉमन बेस। इन स्टेटमेंट ऑफ P&L की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन बेस ले लेते हैं एज 100 एंड ऑल अदर आइटम्स आर टू बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन द सेम वे बैलेंस शीट में टोटल ऑफ बैलेंस शीट को हम 100 बेस मान लेते हैं और बाकी बचे जो एलिमेंट होते हैं उनको टोटल ऑफ बैलेंस शीट के आधार पर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उनको 100 मानकर बाकी एलिमेंट्स को हम उसके परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही ईयर के डाटा को हम जो है कंपेयर करते हैं, एक ही ईयर के डाटा को हम एनालाइज करते हैं, तो इसको हम स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे रखा जा सकता है, विच वन इज नोन एज स्टैटिक एनालिसिस एंड विच वन इज नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपकी जो है डायनेमिक एनालिसिस का फॉर्मेट है और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो आपके स्टैटिक एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस in making comparative study of the financial statement for a number of years, and for calculating trend percentages any year is selected as the base year। for example हमें 2014, 2015 और 2016 तीन साल के डाटा दिए हैं। तीन साल के डाटा में हम किसी एक साल को बेस मान लेते हैं। मान लीजिए 2014 के ईयर को हमने बेस मान लिया और हमारे को गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, या फिर आपको नीचे दिया है इनकम टैक्स। तो इनमें इन सब को हम बेस मानकर 100 100 100 100 पुट कर देंगे और रिगार्डिंग टू दीज एलिमेंट्स हम इनको इनके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हुए चल पड़ेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि कितना चेंज हुआ एक्चुअल में। Each item of base year is assumed to be equal to 100 and on the basis the percentage of each item of each year is calculated। The trend percentage is helpful in revaluing the trend increases decreases in the various items। ये हमें बताता है कि आइटम्स जो पार्टिकुलर है वो घटे हैं या बढ़े हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2014 है, 2015 है, 2016 है, और यहाँ पर मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2014 में मेरे पास सपोज करते हैं इतना था, 2000 जो है 15 में मेरे पास जो है इतना था, और 2016 में जो है मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना था। तो इनसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो ये हमें ट्रेंड्स के बारे में बताता है, डायरेक्शंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के बारे में यदि बात की जाए तो हम चैप्टर नंबर 5 में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। हम बेसिक सी बातें समझ लेते हैं। एक रेशियो बेसिकली होता क्या है, जहां एक नंबर एक्सप्रेस इन रिलेशन टू अनदर नंबर होता है, एक नंबर को दूसरे नंबर के संदर्भ में हम प्रस्तुत करते हैं। एंड ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स और ग्रुप्स ऑफ द आइटम्स आर नोन एज रेशियो एनालिसिस। जब बैलेंस शीट के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को आपस में कोरिलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन जब एक फिगर को दूसरे फिगर के रिलेशन में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं रेशियो। In it simplifies and summarizes a long array of accounting data to provide useful information regarding the liquidity, solvency and profitability etc। जो पार्टिकुलरली क्या करता है, लिक्विडिटी है हमारी, सोलवेंसी है, प्रॉफिटिबिलिटी। इसका मतलब है कि भाई हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, सोलवेंसी रीपेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, प्रॉफिटिबिलिटी हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या है या यील्ड कैपेसिटी क्या है, इनके बारे में हमें ये रेशियोज बेसिकली
बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज समरी फॉर्मेट में हमें बताते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्मेट में हमें ये प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा इससे रिलेटेड रहेगा और चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट शोज द inflows and outflows of cash and cash equivalents during a particular period and analyzes the reasons for changes in balance of cash and cash equivalent between the two balance sheet dates, that is to be known as cash flow statement। बेसिकली क्या है इसका मतलब कि ये हमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में बताता है जो कि पार्टिकुलर एक पीरियड के दौरान होते हैं या उनमें होने वाले कारणों के बारे में हमें अवगत कराता है, उनके बारे में बताता है कि ये चेंजेस कैश में या कैश इक्विवेलेंट्स में आए क्यों हैं। A firm may earn huge profits that it may have scarcity of cash, or when it is suffered a loss, it may still have plenty of cash। इसका क्या मतलब है, इसको छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं जो है एक अच्छा बिजनेस करता हूँ और बिजनेस मेरा कुछ इस तरीके का है कि मैं गुड्स तो खरीदता हूँ नगद में और बेचता हूँ उधार में। तो मैंने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया नगद में और मैंने उसको 2 लाख रुपए में उधार में बेच दिया। तो इससे देखने में मुझे ये लगता है कि मेरे पास प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए हो गए और मैं जाकर अपनी वाइफ को बताता हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए के हुए हैं इस साल मुझे। तो मेरी वाइफ कहती है चलो ठीक है चलते हैं बाजार में शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। तो लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि भाई प्रॉफिट तो हुए हैं लेकिन वो अभी मेरे पास इन हैंड नहीं है, उधार में पड़े हैं। तो इससे ये पता लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं कि प्रॉफिट जो है एक्चुअल में वो बहुत बड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी कैश की कमी हो सकती है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें भारी लॉस हो जाए तो भी कैश इन हैंड हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल हो सकता है। द रीजन फॉर दीज डेविएशंस कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इनके रीजन जो है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर अंडरस्टूड कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर उनको जो है ना समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। Next है fund flow statement। Fund flow statement is just like a cash flow statement but it is prepared on the accrual basis। और cash flow statement जो होती है वो किस बेस पे बनाई जाती है, वो कैश बेसिस पर बनाई जाती है। तो ये accrual बेसिस पर बनाई जाती है जिसका मतलब होता है कि हमारे पास फंड्स का सोर्सेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है, सिर्फ इसके बारे में जानते हैं, ना कि हम उसमें कैश को इंक्लूड करके चलते हैं। A fund flow statement is designed to show the changes in assets, liabilities and capital of the firm between the dates of two balance sheets, and it indicates the causes of change in working capital of an enterprises during the year। That's why हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इसमें हम मेंटेन करके चलते हैं जो हमें बताती है कि हमारे फंड्स जो है ना अप्लाइड हुए हैं या हमारे पास फंड्स जो है ना सोर्सेज के तौर पे आए हैं। It also discloses the sources from which funds were be obtained by the enterprises and the specific uses to the such funds were applied। यानी कि एप्लीकेशन कहाँ किया हमने फंड का और दूसरा पैसा कहाँ से आया है, सोर्स क्या है, ये इनके बारे में हमें बेसिकली बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज क्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, इट इज दैट एनालिसिस वेयर टोटल कॉस्ट आर एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल सेल्स। एट दिस पॉइंट देर इज नीदर एनी प्रॉफिट नोर एनी लॉस, सो इट इज ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। तो ये सब जो है हमारे टूल्स थे, टेक्निक्स थे फॉर डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और आज की क्लास हमारी स्पेसिफिकली रहेगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पर। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम दो प्रकार के स्टेटमेंट शामिल करते हैं। एक तो हमारी स्टेटमेंट होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरी होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। When financial statement figures for more than 2 years, 2 or more than 2 years are placed side by side to facilitate comparison, that is to be called as comparative financial statement। ये comparative financial statement का हमारा मीनिंग होता है। Such statements not only show the absolute figure of various years but also provide for the columns to indicate the increases or decreases in the figures from one year to another year। ये स्टेटमेंट बेसिकली ना केवल हमें एब्सोल्यूट फिगर दिखाती है अलग अलग साल की, बल्कि उन साल में होने वाले एब्सोल्यूट चेंज को भी बताती हैं कि जो चेंज पॉजिटिव आया है या चेंज नेगेटिव आया है। In addition,
These statement may also show the changes from one year to another year in percentage form. Such comparative statements are of great value in forming the opinion regarding the progress of the enterprises. और ये जो चेंज है, परसेंटेज चेंज, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए, यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके आधार पर वो ओपिनियन बना सकते हैं कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और दे शुड नॉट इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द पर्पज ऑफ और यूटिलिटी ऑफ और इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट? पर्पज, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्या पर्पज है? इट हेल्प्स टू मेक द डाटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। यस, नो डाउट, ये डाटा को जो ना सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देता है। इट इंडिकेट्स द ट्रेंड्स वेदर द particular revenue from operation, profits or the financial position is increasing, decreasing or there is no change। ये ट्रेंड्स के बारे में बताता है, डायरेक्शंस के बारे में हमें बताता है। थर्ड है टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंसर्न। ये शॉर्ट एनालिसिस करने में हमारी मदद करता है। स्ट्रॉन्ग, वीक्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में हमारी मदद करता है कि हम कैसे इनको एनालाइज कर सकते हैं। टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री की एवरेज परफॉर्मेंस होती है उसके साथ फर्म की जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने में हमारी ये मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट टू हेल्प इन फोरकास्टिंग ऑल्सो, यानी फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाने में भी हमारी मदद करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में भी हमारी ये मदद करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कि जिसके बारे में, जिसकी इंपॉर्टेंस जो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं पहली कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। पहली कंपैरेटिव स्टेटमेंट है हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में यदि बात की जाए तो फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो, उसमें टोटल मिलाकर 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम हमारा होता है बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट का, दैट विल बी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स। दूसरा कॉलम होता है हमारा प्रीवियस ईयर एंड थर्ड कॉलम होता है हमारा करंट ईयर डाटा का। In the fourth column, increase or decreases in absolute form we written in the fourth column, and in the fifth column we will calculate the percentage of increase or decrease in the absolute data। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट पे नजर डालते हैं, फॉर्मेट किस तरीके का होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखा जाए तो एज पर सर्कुलर नंबर 43 डेटेड 2 जुलाई 2013, format of company's balance sheet in accordance with the vertical form of presentation as per शेड्यूल थर्ड इज एज अंडर। हम इसको बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 और 19 के लिए फॉर्मेट हमने प्रिपेयर किया है। इस फॉर्मेट में देखें, सबसे पहला कॉलम है हमारा पार्टिकुलर्स का, दूसरा है नोट नंबर का, तीसरा है प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये 6 कॉलम हम रखते हैं। इनमें नोट नंबर को छोड़ दें तो कॉलम मिलाकर 5 हो जाते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम। दीज आर द पार्ट ऑफ फॉर्मेट, आपको लिखने हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। फिर हम इसको रखते हैं ए, ये बी में से ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज से हम क्या निकाल लेते हैं, डी, डेविएशन, परसेंटेज फॉर्मेट में सी बाय ए ओवर इंटू 100। तो ये हमारे पास आता है डी, डेविएशन, परसेंटेज चेंज। और फिर लास्ट हमारा एक कॉलम होता है रुपीज का, हम उसमें रुपीज शो करके चलते हैं, यहाँ रुपीज आ जाएंगे हमारे पास। और इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में जैसे कि हमने पढ़ा कि केवल 2 ही हेडिंग्स हम यहाँ शो करेंगे। एक तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास आ जाएगी शेयर कैपिटल, दूसरी आ जाएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास 2 हम सब हेडिंग लेके चलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वैसे तो 4 हेडिंग होती हैं, डी ओ डबल एल डोल, लेकिन डी ओ को हम हटा देंगे तो 2 ही हेडिंग हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी, सर्कुलर भी पढ़ा, एकेडमिक सर्कुलर जो हमने देखा जो है ना 2013 में जो इशू किया सीबीएसई ने, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ एलिमेंट्स हम जो है प्रैक्टिकल वे में यहाँ यूटिलाइज नहीं करते हैं। थर्ड मेजर हेडिंग हो जाएगी करंट लायबिलिटीज, और इसमें सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिर टोटल। ऐसे ही एसेट साइड में हम देखेंगे तो हमारे पास मेजर हेडिंग्स आ जाएगी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और इनकी सब हेडिंग जैसे कि हमने याद की थी
फंड लो के नाम से, FNDLO, फंड लो, दैट विल बी योर सब हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट असेट्स। एंड करंट असेट्स में हम लिख लेंगे सिट्सो, CITCSO, सिट्सो, ये हम इसमें शामिल करके चलेंगे। नेक्स्ट है, ये दोनों फॉर्मेट, हालांकि हमने फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट का पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम इनको दोबारा देख रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेकर, शेयर कैपिटल मेरे पास जो है 1 लाख रुपए थी 18 के अंदर, और हमारे पास शेयर कैपिटल जो है हो जाती है 2 लाख रुपए 19 में, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए की कैपिटल जो हुई, तो इसके अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट चेंज कितना आया? एब्सोल्यूट चेंज आया 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपए का जो एब्सोल्यूट चेंज आया, वो टू द प्रीवियस ईयर बेस में कितने परसेंट चेंज आया? तो दैट इज 100% चेंज आया हमारे पास, 100% चेंज आया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें प्रीवियस ईयर के डाटा मिलेंगे, करंट ईयर के डाटा मिलेंगे, और दोनों का डिफरेंस करके लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज में, और जो सी आया उसको इस ए से, ए एज ए बेस ईयर, इससे भाग कर देंगे, तो इंटू 100 करके हमारे पास क्या निकल जाएगी? परसेंटेज निकल जाएगी। इन द सेम वाइल हम करंट असेट्स में भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता हो। एक अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है। 2019 और 2018 के फिगर दिए हैं, लेकिन जब आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो 2018 और 2019 के फिगर के साथ लेके चलेंगे। पहले प्रीवियस ईयर आता है और बाद में करंट ईयर आता है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। सबसे पहले तो आप इनकी हेडिंग लिख लें ताकि बैलेंस शीट आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें। तो शेयर होल्डर फंड में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसको लिख दें शेयर होल्डर फंड में आएगा ये। और दूसरा नेक्स्ट क्या है? शेयर कैपिटल, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर शेयर होल्डर फंड, तो ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड में हम इसको दिखा देंगे, शेयर होल्डर फंड में लिखा जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बेसिकली करंट लायबिलिटीज होती है हमारी, करंट लायबिलिटीज के अंदर स्पेसिफिक मेंशन होता है ट्रेड पेबल, तो इसको हम लिखते हैं क्या? ट्रेड पेबल्स के नाम से ही। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। और नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है? बेसिकली टेंजिबल, फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स के अंदर ये आएगा, फिक्स एसेट्स के टेंजिबल एसेट्स में। फिर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद है गुडविल, ये भी सेम रहेगा, लेकिन फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा सेम रहेगा नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इसको हम शो करके चलेंगे माइनस में, नॉन करंट इन्वेस्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम इसको सॉरी दिखा कर चलेंगे, नॉन करंट एसेट्स में ये हमारा शो किया जाता है। तो इसके आधार पर अब देखें तो शेयर होल्डर फंड में जो है 2 एलिमेंट आएंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, पहले 18 के, फिर 19 के, और फिर डिफरेंस करके लिखेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे करके मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम उसको चेक कर सकें, देख सकें कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है। नेक्स्ट मेरे को इसमें करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी दी हैं, दैट इज आल्सो करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स की हेडिंग में ही आती हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट लायबिलिटीज में सॉरी दिखाई जाती हैं अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हेडिंग के दौरान, तो ये वहां पर दिखाई जाएंगी। आइए देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के बारे में भी हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ दैट ईयर। A comparative statement of profit and loss shows the net profit for a number of years so that changes in absolute data in the terms of money as well as in the terms of percentage may be known. And it also to be helpful, comparative statement of profit and loss providing the various information regarding rate of increase or decrease in revenue from operation, rate of increase or decrease in cost of material consumed, rate of increase or decrease in income and expenses, and rate or increase or decrease in net profits। तो ये इनके बारे में हमें बेसिक जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम देखें, क्या ऑब्जेक्टिव है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में जानना, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन करना ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
फॉर 2 और मोर ईयर। जो भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए, उनके बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी को डेवलप करना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ऑब्जेक्टिव होता है। टू एनालाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ रूपी एंड ऑल्सो इन द परसेंटेज फॉर्म फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, हम लोग ये डिस्कस करके चलते हैं। नेक्स्ट है टू एनालाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो प्रॉफिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको यहाँ उसमें वृद्धि हुई या गिरावट आई, वो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, इनके बारे में भी हमें जो है इनसे पता चलता है। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न, फर्म की लाभ कमाने की क्षमता क्या है, इसके बारे में हमें इनसे पता चलता है। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट को कि इसके फॉर्मेट में कौन कौन से हेडिंग्स होते हैं, कौन कौन से कॉलम होते हैं। फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस consist of 5 columns. First column is regarding to statement of profit and loss are shown. Second column is regarding to column data for previous year is shown, and in the third column the data for the current year is shown. In the fourth column, increase or decrease in absolute form we are showing, and in the fifth column, increase or decrease in the percentage form we are showing. फॉर्मेट आपके सामने इस तरीके से है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता कब है, ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 2019 को। फॉर्मेट में हमारे पास वही 5 हेडिंग होती हैं, पार्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। इनको हम वही ए बी माइनस ए सी डी इज इक्वल टू सी बाई ए ओ इंटू 100 से हम शो करके चलते हैं। एक अलग से कॉलम होता है हमारा नोट नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें ऐड क्या करते हैं, अदर इनकम्स। हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू आ जाता है। टोटल रेवेन्यू में से हम लेस क्या करते हैं, एक्सपेंसेस। लेस करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इनके बारे में जो चेंजेस है वो। और साथ ही साथ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस की कंक्लूजन करते हैं। और टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस में फोर्थ। और उसमें से यदि टैक्स माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास निकल कर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से इस तरीके से यहाँ दिखाते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने इसमें डाला है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। होप सो कि आप इस क्वेश्चन को करके मेरे पास साइन करेंगे। एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्वेश्चन है। ये अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के लिए जो व्हाट्सएप जिसपे चलता है, व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर सकते हैं वो हमारा नंबर है 7015 406 635। ये ओनली फॉर व्हाट्सएप है, इस पर अपनी क्यूरीज आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। और आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। हो सकता है उन्होंने अब तक ये चैप्टर किया ही ना हो तो कुछ हेल्प उनको इस चैप्टर से मिल जाएगी। ताकि मैं आपको बताना भूल गया कि ये चैप्टर बोर्ड में जो है 4 नंबर का आता है और इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म्ड आता है। तो 4 नंबर के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। 4 नंबर बड़े इजी तरीके से आपके पक्के हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।